हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने बेसिक जो पॉइंट्स थे उसको समझाया था। बेसिक मतलब इतना बेसिक कि 0 से 0 हम उस पर ले गए थे। आप ये कह सकते हो कि क्लास 9th, 10th और 11th तीनों का बेसिक हमने बताया था पीरियोडिक टेबल के विषय में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो रियल में स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 के लिए। आज हम क्लास 12 के लिए बच्चों की डिमांड के ऊपर सिर्फ बुक को जो पीडीएफ होता है, बुक के पीडीएफ में से 1 बाय 1 एनसीईआरटी की लाइन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। देन आज का हमारा जो स्लोगन है वो क्या है कि पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि यहां पर ध्यान दो, पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ते रहो। कोई सी बुक पढ़ो, बस पढ़ो। एक ऐसा आपके अंदर नॉलेज आता है या एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है जब आप पढ़ते हो, जब आपके पास नॉलेज होता है, एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है जो मार्केट में औरों से आपको अलग करता है। इसलिए पढ़ाई बंद मत करो। ये नहीं कि आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना है, फिजिक्स ही पढ़ना है, मैथ्स ही पढ़ना है, बिल्कुल मत पढ़ो। आप जो भी पढ़ना है आप पढ़ो, बुक पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, कहानी, बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स आती है वो पढ़ो, मतलब पढ़ना है। कुल मिलाकर बात ये हुई। आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर हमारे पास में है 4। आज हम क्या लाए हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। जैसा कि जब आप बुक ओपन करोगे तो वहां लिखा रहता है कि आज हम इन यूनिट में क्या क्या सीखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में अकरेंस की, कि भाई नाइट्रोजन की बात हो रही है या फास्फोरस की बात हो रही है, इनके सल्फाइड की बात हो रही है, ये कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। देन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की, जो कि मैं आपको क्लास 3 और क्लास 2 में ही बता चुका था, लेक्चर नंबर 2 और 3 में। देन इसके बाद में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देन आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रोनेगेट होते हैं। अब होगी बात कॉन्सेप्ट के साथ, हर चीज का कॉन्सेप्ट आज आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। देन ये हमने पहले ही बता दिया था, क्वालिफिकेशन पीबी व्यास सर हमारा नाम है। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपसे बोला था कि हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करें, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए हो, जो भी हम आपको पढ़ाना है, इसकी स्लाइड पूरी आपको मिल जाएगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करें। एक्सपीरियंस की बात इसके पहले हो गई थी कि हम जो है वो कोटा रिटर्न है, ऐसा कह सकते हो। देन अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा व्यास सर चैनल समाधान है। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन इसके बाद में अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए इसको यहीं रोकना पड़ेगा और हम चलते हैं इजी वर्ड पे। ये देखो यहां पर आपका, प्यार बच्चों देखो, यहां पर आपकी ये जो बुक है ना, बुक का पीडीएफ यहां पर लगा हुआ है। पीडीएफ की कॉपी यहां पर लगी हुई है। आपको क्या करना है, आपको बुक ओपन करके बैठे रहना है बस। ये हमारे पास में बुक आप ओपन कीजिए और पेन कॉपी रख लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट यहां से हम पढ़ाते जाएंगे, आपके डाउट क्लियर करते जाएंगे और आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखना, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, ये आपकी हम कह सकते हैं ना, जैसे हमारे पास में क्या हुआ है, हमारे पास में भागवत गीता है, हमारे पास में रामायण है, जैसे कुरान है, बाइबल्स, इसी प्रकार से ये जो है ये भगवान है। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की जो बुक है, जो नीट और जी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये वरदान है। जैसा हमारे लिए जो ग्रंथ वरदान है ना, उसी प्रकार से ये एनसीईआरटी की बुक वरदान है। हमारा चैलेंज है, यदि आपने इसको 10 बार रिवाइज कर लिया, इस बुक को लाइन बाय लाइन 10 बार आप रिवाइज कर लो, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। एनसीईआरटी आपका गॉड गिफ्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम, जैसा कि हमारे पास टॉपिक था, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे पास में क्या है। जब हम ये बुक को पढ़ेंगे, जब हम इस यूनिट में आए हुए हैं, तो उसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बोलता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप नेचर
में इंपॉर्टेंस इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कितना है ये आप जान पाओगे। एलिमेंट 15, 16, 17 और जो हमारे पास में 18 है, इनके विषय में हम जान पाएंगे इनका क्या काम है, कैसे इसका यूज किया जाता है, दैनिक जीवन में हमको ये कितने इफेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें तो हमारे पास में आएगा एक डाइनाइट्रोजन और दूसरा आएगा हमारे पास है फास्फोरस। ये जो डाइनाइट्रोजन है और जो फास्फोरस है ये कैसे बनता है? डाइनाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2, फास्फोरस को लिखते हैं हम P, फास्फोरस। डाइनाइट्रोजन और इसके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, फास्फोरस कैसे बनेंगे, इसके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, देन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी और इसके यूजेस क्या क्या है, ये इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम तीसरे की। ये तीसरा पॉइंट हमारे पास में है, वो ये बोलता है कि O2 ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन और ओजोन, डाइऑक्सीजन को हम बोलते हैं O2 और ओजोन को बोलते हैं हम O3, O2 और O3। और डाइऑक्सीजन के ऑक्साइड और जो आपका ओजोन है, ओजोन के ऑक्साइड कैसे बनेगी ओजोन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके यूजेस क्या होंगे, डाइऑक्सीजन कैसे बनता है, इन सब की बात इस यूनिट में हम करने वाले हैं। देन अब बात करते हैं 4th नंबर की। तो यहां पर दिया है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से होते हैं इसको हमको देखना है। साथ में जब हम सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म देखेंगे तो उसके जो ऑक्साइड होंगे, उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर को भी यहां पर हमको देखना पड़ेगा। तो वो यहां पर दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, कि सल्फर के ऑक्सो एसिड जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ये वेरी आईएमपी टॉपिक रहेगा, यहां पास में आईएमपी टॉपिक रहेगा कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इसको हम ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे, इसको हम ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे कि ये कैसे बने जाते हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर आता है डाइक्लोरिक एसिड एंड क्लोरीन, मतलब यहां पर बात हो रही है Cl की और बात हो रही है हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की। क्लोरीन और HCl, क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, HCl की प्रॉपर्टी क्या है, इनको कैसे बना सकते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं। देन अब हम देखने वाले हैं यहां पर इंटरहैलोजन कंपाउंड और इनके स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड हेलोजन। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन सबको समझेंगे। अब बताएंगे आपको कि इंटरहैलोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं और इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये हुआ क्या करते हैं, उनको भी यहां पर हमको देखने वाले हैं। देन अब लास्ट पॉइंट हमारे पास में बचा है कि इनका डेली डे टू डे लाइफ में यूज क्या है। ये जो हम कंपाउंड पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंतर्गत, इनका डे टू डे लाइफ में यूज क्या है। जैसे इसमें आता है एक नोबल गैस, यहां पर ये दिया हुआ है होगा शायद, यहां पर हमारे पास है नोबल गैस। नोबल गैस यदि हम बात करें, यह है यहां पास में है नोबल गैस। नोबल गैस का यूज क्या है। देन हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे हीलियम की यदि हम बात करें तो हीलियम हमारे पास नोबल गैस है। नोबल गैस किसको बोला है, ग्रुप नंबर जो 18 होते हैं उनको बोला है हमने नोबल गैस। तो ये तो हुआ हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो हमको देखना है इस यूनिट में, जो हमको पढ़ना है, इतनी ही पढ़ना है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जब हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 ये हमको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप नंबर होता है हमारे पास 13 और एक होता है हमारे पास 14। जो 13 और 14 है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में इसके विषय में आप देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं 15, 16, 17 और 18। कितने ग्रुप हैं, 2 और 2, 4 ग्रुप बाकी यहां पर हैं। उनको देखने वाले हैं क्लास 12th में। किसमें देखने वाले हैं, क्लास 12th में। अब ये जो ग्रुप है इसमें कौन सा फैमिली आती है, सबसे पहले तो जो 15 फैमिली है वो नाइट्रोजन वाली है, जो मैं आपको क्लास या कहीं के लेक्चर नंबर 3 में बताया। जो ऑक्सीजन की फैमिली है वो हमारे पास 16 फैमिली है। जो फ्लोरीन की फैमिली है वो 17 है। और जो हीलियम और जो नियोन है हमारे पास में, हीलियम की जो फैमिली है वो हमारे पास में ग्रुप नंबर 18 में है। और इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है नोबल गैस, या कहें कि हम बोला जाता है इसको जीरो ग्रुप। ठीक है। देन हमारे पास में अब आता है, इसको क्लियर कर दें। अब हमारे पास में आता है यहां पर
थ्योरी। अब थ्योरी के ऊपर अपन चलते हैं। देखिए जरा, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और बुक ओपन करने के बाद में लाइन टू लाइन इसमें मिलाइए। हो सकता है कि यहां से आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा हो सकता है कि यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन अपनी जब बुक ओपन करेंगे तो उसमें सारी चीजें दिखाएंगे। इसने दिया हुआ है यहां पर, मैं सिर्फ लिखते जाता हूं, जो मेन पॉइंट है वो मैं यहां पर कवर करूंगा, बाकी आप अपनी बुक में मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें बोला है कि जब हम क्लास 11th पढ़े, इसने बोला है कि जब हम क्लास 11th में थे तो जो पी ब्लॉक में हमारे पास था उसमें आपने ग्रुप नंबर 13 एंड 14 कवर कर लिया। देन इसके बाद में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करते हैं, किसकी? आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है पास में NS2 NP126। अब मैंने आपको यहां बताया था कि S की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है और P की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक। ये हमने आपको क्लास नंबर 3 और 4 में एक्सप्लेन किया था। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको आपको याद रखना है। ये हमारे पास में IMP है। देन हमारे पास में अब यहां से जो आता है वो आता है कि इसमें हीलियम जो है, भाई इसके ऊपर हमारे पास हीलियम भी है, तो हीलियम को क्या हम काउंट करेंगे? नहीं, हीलियम को यहां पर हमको क्या करना है? छोड़ते हुए चलना है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ना है और हीलियम को छोड़ने के बाद में नियोन से काउंट करना है, वो हमारे पास में ग्रुप नंबर 18 होता है। तो यहां से यहां तक जो बातें थी मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसी में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारे पास में कि प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो चेंज होती जाती है। पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती जाती है। क्यों चेंज होती जाती है? पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि उनका जो साइज होता है, देखो ऊपर से नीचे आते हैं, यहां अप टू डाउन आते हैं, ध्यान से बात करना। अब बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी की। पी ब्लॉक की यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जहां ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन क्या था हमारे पास में? जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, जब हम बात करते हैं फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मुथ की, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है। यह कहें कि चेंज हो जाती है, इंक्रीज मत, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी यहां पर कुछ और रहेगी, फास्फोरस की प्रॉपर्टी कुछ और रहेगी, आर्सेनिक की प्रॉपर्टी कुछ और रहेगी। ये यहां पर चेंजेस आता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे रीजन है, प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो रही है। यहां पर प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो रही है? प्रॉपर्टी चेंज होने के कारण ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास में चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन यहां पर जो है वो है हमारे पास में एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो चेंज होते जा रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होते जाता है। हमने कल बताया था आपको कि भाई पहले हमारे पास में एक सेल आता है, यहां पास नंबर ऑफ सेल 2 आते हैं, फिर नंबर ऑफ सेल 3 आते हैं, फिर नंबर ऑफ सेल हमारे पास में 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं। तो ऊपर से नीचे तक हमारे आने के बाद में हमारे पास में साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक प्रॉपर्टी भी क्या होगी? चेंज होगी। सेकेंड रीजन क्या है इसका? सेकेंड रीजन ये है हमारे पास में, सेकेंड रीजन ये है हमारे पास में इसका कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी चेंज हो जाती है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसको बोलते हैं या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला हमने? कोई एलिमेंट है, जैसे मैं बात करता हूं आपके पास नाइट्रोजन की ही मैं बात कर लेता हूं, कर लिया। जब नाइट्रोजन में से मैं एक इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो मेरे पास में आएगा N पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए जो एनर्जी लगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम किया, कम करने के लिए जो मेरे पास डेल H जो एनर्जी लगी उसको मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेल हीट को शो करता है, यहां I आयोनाइजेशन और H आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। दूसरी बात यह है कि यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, वो भी चेंज हो जाता है। देखो
जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो चेंज होती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है अट्रैक्शन के ऊपर। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के। लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसका रीजन क्या था, जो प्रॉपर्टी यहां पर चेंज हो रही है उसका रीजन क्या है, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि अब आपसे कोई पूछे कि प्रॉपर्टी हम चेंज क्यों हो जाती है, पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है ऊपर से नीचे आने पर चेंज क्यों हो जाती है, तो आप बोलोगे उसके 4 रीजन है। पहला रीजन उसका साइज है, दूसरा रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी है और चौथा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 4 रीजन है। इस 4 रीजन की बदौलत क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देन अब इसमें आता है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, इसी में मिलाओ बुक में, अब इसमें आता है हमारे पास में जब हम नाइट्रोजन के बाद में, ध्यान से देखो, जब हम नाइट्रोजन के बाद में, जैसे ये था हमारे पास नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये आपको क्लास 11th में सिखाया होगा, ट्रिक है। यदि आपको याद नहीं है तो आप लिख लो ट्रिक। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये ग्रुप नंबर होता है यहां पास 15 और ग्रुप नंबर 15 की ये होते हैं यहां पास ट्रिक। नेपाल, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, AS फॉर ऑस्ट्रेलिया, ACV मतलब सब, BI मतलब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये ट्रिक है। देन अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास में जो नाइट्रोजन की यदि हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास में है सेकेंड पीरियड में, यहां पास में आता है सेकेंड पीरियड में। यहां पास में कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में। जबकि हमारे पास में ये जो आता है ये आता है थर्ड पीरियड में। ये किस पीरियड में आता है, पास में थर्ड में। इससे क्या होता है, इससे यह होता है प्यारे बच्चों कि जब हम यहां पर थर्ड में एंट्री करते हैं तो हमारे पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम सेकंड की बात करते हैं तो यहां डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता। अब बात करोगे सर ये आप क्या समझा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। देखो जरा, ये पीरियोडिक टेबल है, यहां पर बना हुआ है यहां पास में हाइड्रोजन और यहां पर बना हुआ है यहां पास में लिथियम, ध्यान से देखना, और यहां पर बना हुआ है यहां पास में सोडियम बना हुआ है। इसका है एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन के यहां चले जाओ, सब खाली मिलेगा आपको, सब खाली मिलेगा। यहां यदि आप जाओगे, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो हाइड्रोजन के यहां पर मिलता है आपको हीलियम, मिला। लेकिन जब आप लिथियम वाली लाइन में आओगे तो लिथियम के बाद में यहां पर आपको एक बेरिलियम मिलेगा और बेरिलियम के बाद में ये सब खाली हो जाता है। यहां मैग्नीशियम मिलता है और यहां पर हीलियम के बाद में आता है यहां पास में इस साइड यदि हम बात करते हैं, इस साइड हम बात करते हैं तो यहां आता है यहां पास में बोरोन, फिर आता है पास में कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आता है यहां पास में। यहां पर बात समझ में आ रही है? तो इसकी बात हो रही है कि जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन यहां पास किस ग्रुप में है, कौन से आवर्त में है या कहीं कौन से पीरियड में है, तो पीरियड नंबर 2 में हमारे पास में नाइट्रोजन है। और यहां पर डी की एंट्री नहीं होती, यहां पर डी की एंट्री नहीं होती। डी की एंट्री यहां से होती है, हमेशा थर्ड से होती है। पीरियोडिक टेबल याद करो, थर्ड से हमारे पास में डी की एंट्री होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नाइट्रोजन का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं होता डी। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस से यदि हम बात करेंगे तो यहां डी भी होता है। अब यहां एफ नहीं होता, यहां डी और एफ दोनों होते हैं, यहां भी डी और एफ दोनों होते हैं, यहां भी डी और एफ दोनों होते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होते जाता है।
कौन सा ऑर्बिटल इंक्रीज हुआ? यहां पर डी नहीं है, यहां पर डी नहीं है। जब डी नहीं है इस कारण से ये हल्के तत्व भी कहलाते हैं, ये लाइट एलिमेंट कहलाते हैं, हल्के तत्व। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ना होने के कारण इन्हें हल्के तत्व बोलते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हेवी एलिमेंट्स में क्या कहलाते हैं? हेवी, भारी, ये हमारे पास में भारी तत्व कहलाते हैं। भारी तत्व क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास में नंबर ऑफ डी, और डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है डी और एफ में, ये हेवी एलिमेंट्स में काउंट किए जाते हैं। क्लियर है? हेवी एलिमेंट्स में काउंट किए जाते हैं। तो यदि हम बात करें ग्रुप नंबर 1, या हमारे पास टोटल 7 ग्रुप की छोड़ो, अभी टोटल पीरियड कितने हैं हमारे पास में? टोटल पीरियड कितने हैं हमारे पास में? 1 से लेकर 7 तक है। तो पहला और दूसरा, इसमें डी की बात करें तो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं पीरियड नंबर 3 to 7 की, यदि हम बात करें तो इसमें डी प्रेजेंट होता है, इसमें डी प्रेजेंट होता है। और डी प्रेजेंट होने के कारण ही ये हेवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? हेवी एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे जो फास्फोरस होता है ये पीरियड नंबर 3 से स्टार्ट होता है, और 3 से नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री होती जाएगी डी में, और ये हेवी एलिमेंट्स कहलाते जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब इसमें और क्या बात है, इसके लिए पहले मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। इसमें और क्या बात है, इसमें यह है कि जब मैं आपको यह पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि P एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे मैं नाइट्रोजन से चलता हूं, ध्यान से देखो, जब मैं यहां पर नाइट्रोजन से चलता हूं तो यहां पर हमारे पास में नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब वाईफाई। फिर इसके बाद में यदि हम चलते हैं ओ से टी पो, उससे टी पो, हम चलते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एस्टेटीन होता है, उसको हमने लिखते हैं। देन उसके बाद में यहां पास में आता है हीलियम, यहां आता है पास हीलियम, यहां आता है नियोन, यहां आता है आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, समझ रहा है, और रेडोन। ऊपर से नीचे आए, सबसे पहले तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल बनानी यहां पास में आनी चाहिए। तो जहां ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको यहां पर ये जो टेबल है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ये जो टेबल है ये बनाते हुए आपको आनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल जो पी ब्लॉक है उसकी एक खासियत है, हमारे पास में एस भी था, याद करो, हमारे पास में पी भी है, हमारे पास में डी भी है, हमारे पास में एफ भी है। एस में सारे के सारे हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल था, सारे के सारे मेटल थे। सिर्फ हाइड्रोजन के यदि आप अलग कर दे तो सारे के सारे मेटल, 100% इसमें क्या है, हमारे पास में मेटल है। यदि हम डी की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास में मेटल है, 100% क्या है, मेटल है। यदि हम यहां से Hg मरकरी को हटा दें तो 100% क्या है, हमारे पास में मेटल है। यदि हम F की बात करें तो उसमें भी मेटल ही है, वो भी 100% क्या है, मेटल है। लेकिन यदि हम P की बात करें तो P में हमारे पास मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और हमारे पास में सेमी मेटल भी है। मेटल, नॉन मेटल और क्या क्या है हमारे पास में, सेमी मेटल। सारे के सारे किस्में हैं हमारे पास में P में। तो मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल जो हैं, इनकी प्रेजेंस के कारण इनमें क्या हो जाता है, इनमें हमको हिंदी में बोलते हैं विविधता देखने को मिलती है। विविधता कहें तो इसमें ये डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए इसमें मिलता है। यहां तक हम आपको कंप्लीट कर दिए। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इसको विविधता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विविधता। मतलब चेंजेस देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है देखने के लिए, चेंजेस देखने के लिए मिलता है। क्लियर है?
ये हमारे पास में हुआ। अब यहां पर आता है कि जब हम क्लास 11th में थे तो 13, 14 हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। अब आता है 14 के बाद में 15, तो यहां पर आता है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। देखो, हमने अभी तक देखा कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है यहां पास में NH2 NP126। ये हमारे लिए काम की बात थी। दूसरा ये है कि हमको इसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन में हमको मिलेगी N2 और फास्फोरस गैस। ये कैसे बनती है, इसमें 3 चीज देखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये बनती कैसी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसकी यूजेस क्या है। उसी प्रकार से जब नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाता है, नाइट्रोजन कंप्लीट होने के बाद में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन में O2 आता है और O3 आता है। O3 को बोलते हैं ओजोन। तो इसमें भी 3 चीज हमको देखनी है, बनता कैसे है, प्रॉपर्टी क्या है और यूजेस इसके क्या है। देन हमारे पास में अब फ्लोरीन वाली लाइन में हमारे पास में आता है, क्या आता है, अंतर हेलोजन यौगिक, जिसको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो अब ये क्या होता है, यहीं पर हमारे पास में आता है HCl और आता है हमारे पास में Cl। अब इसमें भी 3 बातें हैं, 1, 2 और 3। प्रॉपर्टी, बनता कैसे है, यूज क्या है और इसके बाद में प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है एक जीरो ग्रुप। कौन सा आता है हमारे पास में, जीरो ग्रुप। तो 1, 2, 3 और जीरो ग्रुप में हमारे पास में आता है एक नियोन और जिनोन। तो जिनोन की यहां पर हमको रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, हालांकि इनर्ट होता है लेकिन फिर भी जिनोन की यहां पर रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। इतनी चीज अभी तक हमने यहां पर क्या की, कवर की। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 15 की। जब ग्रुप नंबर 15 की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल। बार बार मैं बोल रहा हूं, पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 क्लास का जो लेक्चर था वो बेसिक का दिया। पीरियोडिक टेबल कैसी याद होनी चाहिए, सबसे पहले क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विखारी, इसको याद रखो, रख लिया। अब यहां पर ये 15 ग्रुप नंबर के हैं एलिमेंट्स, इनको नाइट्रोजन फैमिली भी बोला जाता है क्योंकि पहला एलिमेंट हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के नीचे ये सारे हैं, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 की बात हो रही है, बाकी को हमने नहीं लिखा क्योंकि 15 की बात हो रही है। अब यहां पर हमारे पास में आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब वाईफाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन और लेड। यहां पर हमारे पास में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, पॉइंट देखो, पहला पॉइंट यहां पर लिखो, पहले पॉइंट लिखो, अप टू डाउन जब हम आते हैं, अप टू डाउन जब हम आते हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते जाता है। मेटालिक कैरेक्टर कैसे होता जा रहा है, इंक्रीज। यही देखो यहां पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, शिफ्ट होते हैं हम यहां पर, तो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो कैसे होता जाता है, इंक्रीज। मेटालिक, नॉन मेटालिक, सेमी मेटालिक सारे होते हैं, और मेटालिक कैरेक्टर इसमें क्या होता जाता है हमारे पास में, इंक्रीज। जिसमें से यदि हम बात करते हैं, क्या बोला मैंने, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। जिसमें से यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, यदि मैं यहां पर बात करूं तो जो नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं वहां पास नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल। अब ये बताइए, नाइट्रोजन तो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है कि नहीं, N2 जिसको हम लिखते हैं, N2 क्या होती है, N2 नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये क्या हुआ आपका, मेटल की नॉन मेटल कि सेमी मेटल, स्वाभाविक है आपका क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। PH3 ये क्या होता है यहां पास में, फॉस्फीन आपने सुनी होगी, ये भी क्या है पास में, गैस है। तो कैसे कंपाउंड में आता है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होता है। लेकिन यदि हम बात इसकी करें एंटीमनी, और यदि हम बिस्मिथ की बात करते हैं, किसकी, आर्सेनिक और एंटीमनी की यदि हम बात करते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मिथ की नहीं, आर्सेनिक और हम एंटीमनी की बात करते हैं, तो ये कैसे होते हैं, लिखो यहां पर, आर्सेनिक एंड जो एंटीमनी होते हैं। नॉन मेटल के बाद में आता है पास में सेमी मेटल, यह कहें कि मेटलॉइड्स,
सेमी मेटल। ना ये मेटल होते हैं 100%, ना ये 100% नॉन मेटल होते हैं, ये बीच में होते हैं। देखो ये मेटल होता है, ये सेमी मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है। तो ये दोनों के बीच में होते हैं, ना तो ये मेटल होते हैं ना ही ये नॉन मेटल होते हैं। मेटल से अच्छे, नॉन मेटल से खराब, नॉन मेटल से अच्छे, समझ रहा हो ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक बचा यहां पास में, वो यहां पास में बिस्मिथ। तो ये यहां पास में क्या होता है, यहां पास में प्योर मेटल होता है। तो वो ही मैंने यहां पर बताया, इसको आप नोट करके लिखो कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। जहां ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, यहां पास में इंक्रीज होते जाता है। जैसे ये दोनों आपके पास नॉन मेटालिक थे, ये सेमी मेटालिक है और यहां पास में मेटालिक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी अकरेंस की। किसकी अकरेंस की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की अकरेंस की यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन है हमारे पास में, जो हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन है, वो कैसा है हमारे पास में, नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में पाया जाएगा। पहली बात तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। याद रखना, नोटेड पॉइंट लगाओ, याद रखना कभी भी नाइट्रोजन अकेला नहीं पाया जाएगा, कभी भी क्लोरीन अकेला नहीं पाया जाएगा, कभी हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाएगा। ये नेचर में अकेले नहीं होते। नाइट्रोजन कुछ नहीं तो N2 के साथ में मिलेगा, Cl कुछ नहीं तो Cl2 के साथ में मिलेगा, H कुछ नहीं तो H2 के रूप में ही मिलेगा। अकेला नाइट्रोजन कभी भी बात नहीं होती। नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन की बात होती है। डाई क्यों लगा, दो को बोलते हैं डाई और नाइट्रोजन। यहां पर डाई हाइड्रोजन की बात होती है, डाई क्लोरीन की बात होती है। Cl2 डाई, दो को बोलते हैं डाई, तो डाई नाइट्रोजन। कभी भी ये अकेले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा या तो किसी के साथ रहेंगे या अपने साथ ही मिलके ये N2 Cl2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन की कभी बात होती है तो O2 के रूप में ही पाया जाता है, अकेला ऑक्सीजन कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 78% होता है। कितना परसेंट होता है, 78% होता है। यहां पर देखो कि ये हमारे पास में कितने परसेंट होता है, 78%। अब यदि मान लीजिए हमको चाहिए है, यदि हमको मान लो चाहिए है नाइट्रोजन, तो कैसे मिलेगा। नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्टिव मेटल होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्टिव मेटल होता है। ये हमारे पास में अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट में ये जो जमीन है, जमीन के अंदर से इसको खोद के निकालना पड़ता है। ये एक्टिव होता है इसलिए किसी से भी सट जाता है, ये किसी से अकेला नहीं मिलेगा, किसी से। अब किससे सटेगा, ये सट सकता है सोडियम के साथ में। सोडियम एस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये सोडियम के साथ में मिल सकता है, या ये किसके साथ में मिल सकता है, ये पोटेशियम के साथ में मिल सकता है। किसके फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा, NO3 के फॉर्म में मिलेगा। इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्म मिलता है NO3, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर, यहां देखो लिखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, सोडियम NaNO3 को। देन यदि हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो ये हमारे पास में, अच्छा यहां से पेज अब चेंज करना पड़ेगा हमको, यहां से हमको एक पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है और जिसको हम इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर इस पे, ये देखो हमारे पास में ये क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। वहीं पर होगा आपका, लिख लेना। ठीक है, यहां पर देखो जरा, ये देखो इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को। अब यदि मान लीजिए आपसे कोई बोले, यहां से हमको क्या सीखने के लिए मिला, हमको यहां से ये सीखने के लिए मिला कि यदि आप हमसे कोई बोले कि बताइए भाई N2 कैसे, नाइट्रोजन गैस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे वो मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि वो अकेला नहीं मिलता, हमेशा N2 के रूप में मिलता है, और वो अर्थ क्रस्ट में मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में उससे कंपाउंड बना लेता है। कौन सा कंपाउंड बनाता है, पहला कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट, नाम लिख लो इसको, याद रख लेना। N को बोलते हैं सोडियम, N को बोलते हैं सोडियम, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। यहां नोटेड पॉइंट एक बता देता हूं मैं आपको, याद रखना। यदि हमारे पास में NO3 है तो आप यूज करते हो 8, और यदि NO2 होता तो उसको यूज करते हैं 8, नाइट्रेट और नाइट्राइट। क्लियर है, तो ये नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में मिलता है। नाम जरूर याद कर लेना, क्या है, NaNO3 का नाम क्या अभी बोला था, क्या नाम है, इसका नाम है चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, याद रख लेना क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका चिली साल्ट पीटर।
और पोटेशियम नाइट्रेट का नाम क्या है? इंडियन सोल्ट पीटर, इंडियन सोल्ट पीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं आगे। ये तो अर्थकष्ट से मिल गया। तो हमारे पास में जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट होता है पास में, या कहें कि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, प्लांट मतलब कोई भी किसी प्लांट की बात कर सकते हो, हर एक प्लांट की यहां पर बात हो रही है, इनमें भी ये पाया जाता है। लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है? प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। आप एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हो नाइट्रोजन को, आप प्लांट से भी नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन किस फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में आप वहां से इसको प्राप्त करोगे। ठीक है, ये देखो प्लांट एंड एनिमल्स में प्रोटीन से आपको मिलता है। ये सारी बात यहां पर समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लाइन बाय लाइन हमको समझना है, सीखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर पेज नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं तो अब यहां पर हम बात करते हैं फास्फोरस की। थोड़ी हम बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की हमारे पास में बात हो गई है, अब बात कर लेते हैं हम फास्फोरस की। जो फास्फोरस है, मैं यहां पर दोबारा बनाना पड़ेगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साब, ये लिखाइए, ऑस्ट्रेलिया, साब, विखारी। नाइट्रोजन की हमारे पास में बात हो गई है, अब बात किसकी हो रही है? फास्फोरस की। हम फास्फोरस की यदि बात करें तो जो फास्फोरस है वो हमको कहां मिलता है? जो फास्फोरस है वो हमको कहां मिलता है? तो याद रखना, वो हमको मिलता है, यहां पर तो वो शायद पेज वो वाला था, उसमें आपका चला गया, वो मिलता है मिनरल ऑफ एपेटाइट फैमिली। किसमें? एपेटाइट फैमिली। वो एपेटाइट फैमिली का मेंबर होता है। ये देखो ये जो मेंबर ऑफ एपेटाइट फैमिली, ये एपेटाइट, ये फार्मूला देखो यहां पर, यहां फार्मूला है, यहां पास में CA9 होता है, CA9 होता है, ये फॉस्फेट PO4 होता है, और यहां पर पास में 6 लगा हुआ है, इंटू यहां पर होता है पास में CaX2। अब ये X क्या है यहां पास में? X आप कुछ भी ले सकते हो, यहां से आप फ्लोरीन यूज कर सकते हो, क्लोरीन यूज कर सकते हो, हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए हम इसमें से यूज क्या करते हैं? X जाएगा F, तो ये हो जाएगा आपस में CA9, ये हो जाएगा आपस में PO4 6 इंटू CA कैल्शियम, ये हो जाएगा आपस में F2। इसका नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है आपका फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरो क्यों बोला? क्योंकि ये फ्लोरीन लगा हुआ है। यहां Cl लग जाता तो क्लोरोएपेटाइट हो जाता, Bl लग जाता ब्रोमोएपेटाइट। लेकिन यहां पर स्वाभाविक है, हम क्या बोलेंगे? या तो F यूज कर सकते हैं, या Cl यूज कर सकते हैं, या OH यूज कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ये फ्लोरोएपेटाइट है, वहां क्लोरोएपेटाइट हो जाता। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एपेटाइट फैमिली कहलाता है। ठीक है, इसका मेंबर होता है, इसका क्या होता है? मेंबर होता है। फास्फोरस यहां से हम कह सकते हैं कि हमको मिलता है। नाइट्रोजन वाली बात खत्म हो गई, अब फास्फोरस कहां से मिलेगा? तो फास्फोरस यहां से हमको मिलता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास में फॉस्फेट रॉक के मेन कंपाउंड होते हैं, जो सिल्लाएं होती ना, सिल्ला पत्थर जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको पत्थर बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में उसको रॉक बोलते हैं। उसके हमारे पास में क्या होता है? मेन कंपाउंड होते हैं फॉस्फेट। ठीक है, यहां पर लिखा होगा आपका कि विच आर द मेन कंपाउंड ऑफ फॉस्फेट रॉक। ये हमारे पास में विच आर द मेन कंपाउंड ऑफ फॉस्फेट रॉक। ये फॉस्फेट रॉक मतलब पत्थरों से बहुत अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि इसके मेन कंपाउंड हुआ करते हैं। क्लियर है? अब आप बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास में जो नाइट्रोजन था वो कहां से मिलता था? प्लांट और एनिमल से। बताया था ना, नाइट्रोजन हमारे पास में कहां से मिलता है? प्लांट और एनिमल से। उसी प्रकार से फास्फोरस जो है वो भी कहां से मिलता है? वो भी हमारे पास में प्लांट और एनिमल से मिलता है। यह कहें कि ये जो प्लांट और एनिमल के जो इंपोर्टेंट जो है वो घटक होता है। इंपोर्टेंट घटक क्या मतलब क्या होता है? यहां पर देखो, फास्फोरस एसेंशियल कंजप्शंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो किसका कंस्टिट्यूएंट्स है? फास्फोरस। कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो फास्फोरस हमारे पास है प्लांट और एनिमल का, उससे भी हमको ये मिलता है। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि हमारे पास में जो हड्डियां होती है ना, इंसान जब मर जाता है तो हड्डियां अस्थि विसर्जित करने के लिए जाता है। जो हड्डियां होती है ना, जो हड्डियां होती है, तो हमारे पास में हड्डियों क्या बोलते हैं?
तो हमारे पास जो हड्डियां होती है, बोन्स जो होता है, या जो लिविंग सेल होता है, मतलब हम कहें कि यदि इंसान मर जाए तो मरे हुए इंसान से ही फास्फोरस आपको मिल जाता है। अब मरे हुए इंसान से फास्फोरस कैसे मिलता है? तो इंसान को जब जलाया जाता है तो उसकी जो ऊपर की खाल होती है वो तो सब जल जाती है, तो बचता क्या है? हड्डा ही तो बचता है। क्या होता है? हड्डा ही बचता है, बोन्स ही बचती है। अब यदि उसकी बात नहीं करें तो वो तो मरा हुआ हो गया, उसकी बात न करें तो हम बात करते हैं लिविंग सेल, उसमें भी ये पाया जाता है, लिविंग सेल में भी पाया जाता है। इंसान जिंदा है तो भी मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। मरने के बाद कहां से मिलेगा? आपको हड्डियों से मिलेगा। उसमें क्या पाया जाता है? फास्फोरस। ये याद रखना, फास्फोरस हमको कहां से मिलेगा? हड्डियों से मिला करता है। क्लियर है? देन इसके बाद में अब हमारे पास में मिल्क जो होता है, हम दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, तो जो मिल्क और जो दूध, जो मिल्क और जो एग जो होता है हमारे पास है, जो अंडा और जो दूध होता है हमारे पास है, उसमें भी ये पाया जाता है। किसमें? फास्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन याद रखना, जो मिल्क होता है और जो एग होता है हमारे पास में, उसमें फास्फोप्रोटीन पाया जाता है। वहां से हमको क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। यह कहें कि उससे, मिल्क पीने से या कहें कि अंडा खाने से हमको फास्फोरस जो होता है उसकी कमी पूरी होती है शरीर के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं, जैसे अब ये दो की बात हो गई, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात हो गई। अब बात करते हैं आर्सेनिक की और एंटीमनी की, और एक के बचा हमारे पास है बिस्मिथ की बात करते हैं। तीनों बचे, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साब, वाईफाई, बिस्मिथ, इन तीनों के लिए हम बात करते हैं। तो ये जो तीन हैं ये सल्फाइड मिनरल के रूप में पाए जाते हैं। इनके सल्फाइड के रूप में, मतलब ये अकेले नहीं पाए जाएंगे, इनके सल्फाइड बनाएगा। अब सल्फाइड किसको बोलते हैं? आईडीई कब आता है? सल्फाइड आईडीई कब आता है? नोट लगाओ। सल्फाइड जब आता है जब एस के ऊपर -2 चार्ज होता है तो हम बोलते हैं सल्फाइड। जब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है तो हम बोलते हैं नाइट्राइड। जब फास्फोरस के चार्ज -3 होता है तो इसको बोलते हैं फॉस्फाइड, आईडीई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार यहां से हमको यहां से क्या मिल जाता है? इनके कंपाउंड मिल जाते हैं। लेकिन किसके फॉर्म में मिलेगा? सल्फाइड के फॉर्म में। आर्सेनिक का सल्फाइड, टिन का सल्फाइड, लेड का सल्फाइड। ठीक है? तो इनके हमको क्या मिलते हैं? यहां पर सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। किसके? चाहे आप बिस्मिथ की बात करो, बिस्मिथ का यहां पर सल्फाइड मिल जाएगा। सल्फाइड मतलब S-2। क्लियर है? यहां पर बात समझ में है? अब बात करते हैं इसकी आगे की। ये कंप्लीट हो गया, यहां पर आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। ये यहां से यहां तक भी आपका सारा सब कुछ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बात किस करते हैं? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 15। इसके पहले कि हम बात करें, इसको हम इरेज कर दें। ठीक है? तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये बोलता है यहां पास में, देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये है नाइट्रोजन। उसने इस प्रकार से लिखा हुआ है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साब, वाईफाई। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? याद होना चाहिए, सिंबल भी याद होना चाहिए, नंबर भी याद होना चाहिए। इसका नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, यही बता देता हूं। इसका होता है 7, दिख रहा है कि नहीं? आप अपनी बुक ओपन करके रखो, वहां पर है। इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है 33, इसका होता है 51 और इसका होता है आपस में 83। ये एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए, और मास याद होना चाहिए। जब यूनिट नंबर हम 1 और 2 पढ़ेंगे वहां पर आपको मास की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये तो एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास क्या होता है? मास मतलब वजन, भार। हमारा मास कितना है? जैसे मेरा वेट है 70 kg,
तो मैं बोलूंगा मेरा मास कितना है 70 kg, लेकिन मास हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री की बात करता है तो मास टर्म का यूज करते हैं वेट के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसका मास कितना है? एटॉमिक मास को इसको बोलते हैं, एटॉमिक मास। देखो ये सिंगल है जब तक एटम कहलाएगा, नाइट्रोजन सिंगल है, एटॉमिक। एटम मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। तो 7 का कर दो आप डबल, 14 कुछ हो जाता है डबल, तो ये है हमारे पास में 14। 15 का आप डबल कर दो 30, एक बढ़ा दो 31 लगभग में इसका मास होता है, ठीक है। देन इसके बाद में इसका होता है आपका पास में 74, तो आप इसको 74 समथिंग कितना होता है? 92 होता है, तो आप 75 याद कर सकते हो। इसका आप 121 है तो 122 आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। और इसका होता है आप 208 तो 209 याद कर सकते हो। ये होता है आपस में मास। ये तो सरल है इन दोनों का मास, और इन दोनों की ही आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता होती भी नहीं है। इसका मास डबल कर दो 14, डबल कर दो आप 31, ठीक है। लेकिन इसका होता है 30.97, तो आप 31 भी यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसका होता है मास। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो क्या होता है? देखो जरा, जे है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 7, नीचे लिखा है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ है? यहां पर यदि ये न्यूट्रल है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है क्या होते हैं? 7 होते हैं, और जो प्रोटॉन है वो भी कितने यहां पास में? 7 हैं। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है? वो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इतने में आपका काम चल जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए है, प्रोटॉन के नहीं, प्रोटॉनों के लिए नहीं होता प्यार बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? सेल में। क्या होते हैं? सेल में। तो ये सेल में किस प्रकार से अरेंज है मैंने आपको बताया था ना। देखो हम जहां रहते हैं उसको बोलते हैं घर। क्या बोलते हैं? हम जहां रहते हैं उसको घर बोलते हैं, घर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां बोल रहते हैं उसको बोलते हैं सेल, और वो होता है ऐसे स्फेरिकल। इसको बोलते हैं सेल और इसको बोलते हैं घर। जब भी आपको बोले आप कहां रहते हो तो याद रख देना कि हम घर में रहते हैं, वो कहां रहते हैं? सेल में। अब घर में भी हम एक रूम में रहते हैं कि भाई फलाना कमरा मेरा है, फलाना कमरा भाई का है, या फलाने कमरे में हमारी पूजन होती है, टीवी देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो इसमें होते हैं रूम डिवाइडेड, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम 5 रूम। उसी प्रकार से ये जो सेल होते हैं ना, सेल में भी रूम होते हैं और सबकी अपनी एक पोजीशन होती है। तो ये बताना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा तो कि इसके पास कितने घर होंगे। तो हम जानते हैं ये दूसरे नंबर के पीरियड में आता है, मैंने पहले बताया था, दूसरे नंबर के पीरियड में आता है। कितने होते हैं इसके पास में? इसके पास में बस 2 ही होंगे। चलो भाई भरो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7। प्रोटॉनों को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं भरा जाता है, नहीं तो उसको प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम प्रोटॉनिक, लेकिन हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। कैसे करेंगे? हम करेंगे 1s2, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बचे 5। फिर हम लिखेंगे 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, बचे 3। फिर हम लिखेंगे 2p3। अब काउंट करो कितने हो रहे हैं? 2 2 4 और 3 7 हो गए। ये ऐसा है। टोटल सेल कितने हैं? 2। पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ। मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, समझना। 2 सेल हुए, पहला सेल और दूसरा सेल। पहला सेल मिलके बना हुआ है एस से, एस सब सेल से मिलके बना होता है, ये एस सब सेल हो गया। दूसरा सेल जो मिलके बना होता है वो एस और पी से मिलके बना होता है, तो ये हुआ हमारे पास में एस और ये हुआ हमारे पास में पी। और पी अपने आप में 3 पार्ट में होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो सबसे पहले इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 की, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए हमने लिखा 2। अब पहला सेल है इसलिए हमने लिख दिया इसको 1s2। क्लियर है? अब पहला सेल कंप्लीट हो गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 से ज्यादा कैपेसिटी होती नहीं है। अब जाएगा हमारे पास में दूसरे सेल में। हमने आपको एक मैजिक नंबर बताया था 2 8 8 18 18 32। ये क्या होता है? सेल में इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में। अब इस प्रकार से हमारे पास में चलते जाता है, चलते जाता। अब देखो जरा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। कौन सा सेल है? 2, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, 2 यहां पर दे दिए, कितने बचे?
भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यहां पास में 7, 2 यहां पर दिए, 2 यहां पर दिए, कितने बचे यहां पास में 3, तो 3 कहां देंगे यहां पर p3। लेकिन कौन सा सेल ये है, तो सेल यूज करना पड़ेगा, तो हम बताएंगे दूसरा सेल है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे दिए, ऐसे दिए 1 2 और 3। और याद रखना, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो, यदि आपके पास में p3 सिस्टम बनता है जैसे ये बना p3, तो ये स्टेबल होता है। क्या होता है ये स्टेबल, क्योंकि ये हाफ है। और यदि ये फुल भी बन जाता ना, जैसे p6 भी यहां पर आ जाता, तो ये भी स्टेबल होता है, स्टेबल। याद रखना p3 और p6 दोनों स्टेबल होते हैं, ये नोट लगा के लिखो इसको, p3 और p6 दोनों स्टेबल होते हैं, दोनों स्थायी होते हैं, दोनों स्टेबल होते हैं, दोनों स्थायी होते हैं, p3 और p6। अब समझ में आया ये हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों लिखते हैं, समझ में आया? ये है समझाने वाली बात कि 1s2 क्यों लिखा, क्योंकि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जब पहला सेल कंप्लीट हो गया उससे कैपेसिटी है ही नहीं, क्योंकि मैजिक नंबर में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरे सेल में जंप मारो, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 4, ये कहां चले गए 2s में। फिर हमारे पास में 2 चले गए, बचे 3, p में जाते हैं 1 2 3। इस प्रकार से हमारे पास में देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 होता है कंप्लीट, और हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। ये 1 और 2 समझ में आया ना? ये 1 क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ये क्या है नंबर ऑफ सेल। और ये s क्या है, s क्या है सब सेल, सब सेल की संख्या, ये s क्या है सब सेल की संख्या। और ये क्या है 2, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये होता है सेल, कौन सा सेल, हम क्या बोलेंगे, पहले सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसलिए हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, जरा मैं यहां से इरेज कर देता हूं, देखो जरा, मैं इसको कोई काम नहीं है, इसको अलग कर देते हैं यहां से, इसको भी अलग कर दें। इसी के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगा मैं। क्लियर है ना? ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, ठीक है? ये मैंने मिटा दिया, हालांकि वो याद रख लेना आप। कुछ देर ये भी कंप्लीट कर देता हूं मैं, ये हाँ। अब हम यहां से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना, हमेशा याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, आउटर सेल की बात करते हैं। कौन सा? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है, इनर की कभी बात नहीं होती, बाहरी वाले की। तो बाहरी वाला कौन सा है, ये वाला 2, इस वाले की बात नहीं होगी, इस वाले की बात हो रही है। तो इस 2 को हमने लिखा n, नंबर ऑफ सेल कितना है 2 n, एस लिखा है, एस में कितने सेल हैं 2। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेल n और यहां पर 3, ये है यहां पास में, यहां से बन के आया, ये नोटेड पॉइंट है भाई। ये कोई आपसे पूछे 15 ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बोलोगे NS2 NP3। n क्या है, यहां पर n क्या है, यहां पर n है 2, यहां 2 रखोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा करें, मजा आ रहा है। और देखो जरा, यहां से हम दूसरा करते हैं। अब मान लीजिए आप नाइट्रोजन की बात नहीं करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस की यदि हम बात करें तो फास्फोरस का लिखना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लिखो जरा, क्या होगा, ये है P। कितना होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, देखो 1s2 कौन से पीरियड में आता है, ये दूसरे नंबर के पीरियड में आता है, ये तीसरे के नंबर में आता है, ये चौथे नंबर में आता है, ये 5वें नंबर में आता है, ये 6वें नंबर के पीरियड में आता है। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 1s2, 15 में से 2 गए, कितने बचे यहां पास में
कितने बचे हमारे पास में? हमारे पास में बचा अभी 13। 2s2 देखो तीसरे तक चलते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1s2 ये हमेशा याद रखना, ये 2p में आएगा, ये 3p में आएगा, ये 4p में आएगा, ये 5p में आएगा, ये 6p में आएगा। याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एक कला है। ट्रिक कहां कैसे याद रखें? याद में रखो सीधा आप 3 पे जाकर रखो। 1s2 2s2 2p6 3s में भी नहीं जाएगा, 3p पे जाकर रुक जाओ। 3p में कितने बचे उत्तर लिख दो। 2 2 4 6 4 10 2 12 कितने बचे? 3 15। देखो कैसे, समझ में नहीं आया? ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, नंबर ऑफ सेल 3 ही यूज होंगे। हम जानते हैं ये आपके पास में एस से बनकर बना है, ये हुआ एस। हम जानते हैं ये आपके पास में एस और पी से मिलकर बना हुआ है, एस एंड पी से मिलकर बना हुआ है, तो ये हुआ एस और ये हुआ पी। लेकिन जो तीसरा वाला सेल है ये 3 से मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों, ये 3 से मिलकर बना होता है। ये वाला एस पी एंड डी से मिलकर बना होता है, एस पी एंड डी से मिलकर बना होता है। एस के कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी के कितने इलेक्ट्रॉन? 3। पी में कितने डब्बे होते हैं? 3। और यहां कितने डब्बे होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार वाली बात। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो जरा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले तो ये 1 है, तो यहां आप लिख दो 2, इसलिए हम लिख सकते हैं 1s2। ये देखो ये लिख दिया 1s2। सही में आया? आया। अब पहला सेल कंप्लीट हुआ, ये दूसरा सेल है भाई, ये पहला सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये दूसरा सेल है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, तो ये होगा 2। पी में जाते हैं कितने? पी में कितने जाएंगे? 2 दिए तो अभी और बचे हुए हैं 2s2। 2p में पी की संख्या 6 होती है, पूरे 6 दे दो। 1 2 3 4 5 6 2p6, इसलिए लिखा हमने 2s2 और 2p6। दूसरे सेल की बात हो रही। तीसरा सेल, दूसरा सेल कंप्लीट हो गया। 2 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। अब तीसरे सेल में जाओ, कितने? एस खाली पड़ा हुआ है, 2 दे दो। कितने हुआ? कौन सा एस है? 3s। 3 तीसरा नंबर का सेल है, इसलिए हमने लिखा 3। एस में कितने दिए हमने? 2 दिए। अब पी, कौन से पी की बात हो रही है? 3 की। कितने बचे? 2 6 और 2 8 2 10 2 12 3 बचे। 3 दे दो। 1 2 3। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, एक सामने भरते कभी भी। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास में आउटर सेल। समझ में आया कैसे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो जरा, अब मेरे को फार्मूला बनाना है यहां से, क्योंकि हमने बोला कि अंदर वाले सेल का कोई मतलब नहीं है। अंदर वाला सेल हो गया इस बार, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आउटर से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे NS2, इसके लिख लेंगे NP3। बना कि नहीं? अब N कितना है यहाँ? N बराबर है नंबर ऑफ 3। तीसरे सेल की बात हो रही है। देखो NS2, यहां भी यदि आप देखोगे तो क्या मिलेगा? NS2 NP3। यही होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सब में चले जाओ आप, सब में चले जाओ, सब में चले जाओ, बस चेंज होती जाएगी संख्या। यहां 2p था, ध्यान से देखो। फिर मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो प्यारे बच्चों, क्लियर है ये सारी बातें? नहीं है? नाइट्रोजन, यहां पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। देखो यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो यहां आएगा 2p, क्योंकि ये दूसरे पीरियड में है। इसमें आएगा 3p, क्योंकि दूसरे तीसरे पीरियड में है। इसमें आएगा 4p, इसमें आएगा 5p और इसमें आएगा 6p। लिख लो नोट लगा के। अब सब 15वें ग्रुप के हैं, इसलिए इसके आउटर में आएगा 3, इसके भी आएगा 3, इसके भी आएगा 3, इसके भी आएगा 3, इसके भी आएगा 3। ये यहां पर मेन बात है। 2 3 4 5। इसने 2 सेल यूज किया, इसलिए 2p आया। इसने 3 सेल यूज किया, तीसरा सेल, क्योंकि ये तीसरे पीरियड में है। ये 4 सेल यूज करेगा, 1 2 3 और 4। आखिरी वाले सेल के कॉन्फ़िगरेशन इसका है। ये आखिरी सेल को बताता है। 4 जो है ना, वो आखिरी सेल को बताता है, चौथे सेल को। ये सेल को, ये संख्या जो है ना, इस सेल को बताती है। ये सेल और p सब सेल, ये होता है सेल। बार बार मैं लिख रहा हूं आपको, ये होता है
सेल, ये सेल बताता है नंबर ऑफ सेल कौन सा, छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये सब सेल, सब सेल, सब सेल कौन सा, सब सेल कौन सा, ये बताता है यहां पास में कि पी सब सेल, वहां था ए सब सेल। तो ये 5 है तो 1 2 3 4 5। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो साइज भी तो बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पे। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। अब यहां लिखा हुआ है HE, KR और XE, ये क्या नाटक है, इसका नाटक क्या है, ये जरा नाटक समझो, इसको समझो, हर चीज समझते हुए जाना है ना, हर चीज समझते हुए जाना है, इसको समझो बच्चों। ये क्या है, ये हमारे पास में क्या है, जैसे हमने लिखा नाइट्रोजन, लिखा 1s2 2s2 2p3, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख लिया। ये 1s2 क्या आपका हीलियम का, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते तो हीलियम का 1s2 नहीं आता है, आता है ना, तो 1s2 की जगह हमने हीलियम लिख दिया, क्योंकि हीलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से मैच होता है ये। दूसरी बात है फास्फोरस की बात करते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये देखो, ये क्या मेरा 2 2 4 2 6 8 हो गए ना, 6 और 4 10 हो गए ना, 10 हो गए। क्या आपका ये नियोन से मैच नहीं करता, करता है ना, इसलिए इसको ना लिखते हुए उसने नियोन लिख दिया, समझ रहा। और नियोन लिखने के बाद में ये ज्यों का त्यों लिख दिया, ये क्या लिख दिया आपने, ये लिख दिया उसने 3s2 3p3, ये हीलियम लिख दिया, और ये क्या लिख दिया उसने 2s2 2p3, क्लियर है। अब आगे नियोन के नीचे जाएगा आर्गन, आर्गन मतलब यहां कितने इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया, और 2 हीलियम का होता है। यहां पर किसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया, और 10 किसका होता है, नियोन का होता है। यहां 18 के लिए लिख देगा, 18 किसका होता है, आर्गन, इसलिए आर्गन लगा देगा। आर्गन के बाद में ये लिख देगा क्या, 3s2 3p3। समझ में आया, ये हीलियम नियोन आर्गन क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए ससुरा यहां पर क्या लगा दिया, हीलियम नियोन और आर्गन। फिर नीचे लग जाएगा आपका क्रिप्टोन जिनोन रेडोन, समझ रहा है, फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये देखो ये क्रिप्टोन लगा दिया, फिर आपका जिनोन लगा दिया, खेल खत्म। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी गई एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी गई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी गई एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। देखो जरा, जैसे मान लो कोई एटम है मेरा, एटम है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से रिमूव कर रहा हो। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, एनर्जी को हीट आई से रिप्रेजेंट करते हैं H। अब बन लगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक ऊपर चार्ज जाएगा पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज आता है पॉजिटिव। इसमें से यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो डेल आयोनाइजेशन एनर्जी H, अब लिखेंगे 2, दूसरी बार निकाल रहे हैं। यहां से और आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक ऊपर चार्ज जाएगा +2, क्योंकि आपने दो बार प्लस प्लस लग जाएगा, +2 लिख दो। यदि ससुरा यहां से एक बार और आप निकालते हो इलेक्ट्रॉन तो उसको लिखेंगे डेल IH3। अब 3 बार प्लस चार्ज जाएगा, एक ऊपर प्लस चार्ज प्लस था, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। IE आयोनाइजेशन एनर्जी, IE आयोनाइजेशन एनर्जी, IE आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये थर्ड। एक बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और तीसरी बार जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो पहली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है,
1402, याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लो, पहले बार जो एनर्जी निकालते हैं यदि दूसरी बार आपने निकाली तो उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यदि आपने तीसरी बार निकाली तो उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। यह रहेगा ऑर्डर। पहली बार एनर्जी निकालने पे कम एनर्जी लगती है, दूसरी बार पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगती है, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तीसरी बार और ज्यादा लगती है, इसलिए ये हो जाएगा ग्रेटर देन ये। समझ रहा हो ना? समझ रहा हो? तो इस प्रकार से मैं यहां पर रेड पेन का यूज करता हूं। पहले से ज्यादा किसकी लगी? दूसरे की, और सबसे ज्यादा किसकी लगी? तीसरे की। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा कौन है? सेकेंड, और सेकेंड से ज्यादा कौन है? थर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसको मैं बाद में फिर किसी दिन बताऊंगा। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है, अपने आप प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिससे ससुरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लग जाती है। तो पहले से ज्यादा देखो, पहली 14 लगी, दूसरी 28 लगी, तीसरा 45 लगी। देखो पहली कितनी लगी? 1400 कछु, फिर कितनी लगी? 2800 कछु, फिर तीसरी कितनी लगी? 4500 कछु एनर्जी। नाइट्रोजन की बात हो रही है। फास्फोरस की देखो, पहली कितनी लगी? 10, मतलब 1000 कछु लगी है, फिर 1900 कछु लगी है, फिर आपके पास में 29, 10, देखो कितनी एनर्जी ज्यादा लगी। फिर उसकी देखो आर्सेनिक इसी प्रकार से, पहले 900 लगी सिर्फ, फिर आपके पास में 1700 लगी, फिर आपके पास में 2700 लगी। देखो कितनी ज्यादा लगती है। तो हमेशा याद रखना, ये नोटेड पॉइंट है, ये पूछा भी गया है, नीट और जी दोनों में पूछा गया है कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से दूसरी क्या होती है? ज्यादा। ऑर्डर सही ऑर्डर में जमाओ। ये एक ऑर्डर ये था, दूसरा ये ऑर्डर ये था, डेल एच फर्स्ट, डेल एच सेकेंड, डेल आई एच थर्ड। क्या ये ऑर्डर है? नहीं, ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर सही है। सीक्वेंस चेंज कर देता है। क्लियर है? बात सही में आ रही है? बात सही में आई कि नहीं? ये है यहां से सारी बातें। अब बढ़ते हैं आगे इसी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है हमारे पास में, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? डिक्रीज। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने लगती है। सबसे ज्यादा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यदि इनमें इसमें बात करें तो नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसमें सबसे कम। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, ये लगभग दोनों बराबर होते हैं। ये भी लगभग देखो ज्यादा अंतर नहीं है, यहां ज्यादा अंतर है। नाइट्रोजन फास्फोरस की लड़ाई कराई जाए तो नाइट्रोजन जीत जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ऊपर से नीचे आते हैं तो कम। सही में आया? लिखो यहां, नोट लगा के लिखो। देखो जरा, जब हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की यदि हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देखो ऐसा लिखो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज छोटा या ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। साइज यदि छोटा तो ये ज्यादा, और साइज यदि ज्यादा तो ये छोटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लो आप। मेटालिक कैरेक्टर यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो होती है। लिख लो, ये काम आएगा, काम आएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर यदि है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जितने ज्यादा नॉन मेटालिक उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, जितने ज्यादा मेटालिक उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी। ओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गलत हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, नॉन मेटल कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम। क्लियर है? अब बात यहां से करते हैं कोवेलेंट रेडियस, इनकी रेडियस स्वाभाविक है भाई, जब साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी ना। साइज बड़ा तो हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पे पहला साइज 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 साइज, ओ भाई साइज है तो साइज के आधा तो रेडियस होती है, ये साइज का आधा क्या होती है? रेडियस। ये क्या है आपकी आर ही तो है, तो साइज बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ जाएगी। देखो इसकी रेडियस कितनी है? 70, इसकी 110, 121, 141, 148 रेडियस। क्लियर है? कोवेलेंट। आयोनिक रेडियस, ये भी यहां से यहां तक तो इंक्रीज है लेकिन फिर डिक्रीज हो गई यहां, फिर इसका में इंक्रीज हो गई। इसको याद रख लेना, ये डिक्रीज है यहां पर। सर यहां पर डिक्रीज क्यों है? यहां पर डिक्रीज इसलिए क्योंकि यहां पर एक इफेक्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके कारण ऐसा होता है क्योंकि यहां से यहां तक साइज इंक्रीज हो जाता है, फिर यहां से यहां तक साइज क्या होने लगता है? थोड़ा डिक्रीज होने लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लास 11 में पढ़ा, किसी दिन बाद में डिटेल में बात करेंगे हम, डोंट पढ़ी, बात जरूर करेंगे हम। मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भाई जब ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ता है, भारी होता है ना, वेट भारी हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। भाई पहले इतना सा है, आप इतने बड़े लोहे को गला रहे हो, आप इतने बड़े लोहे को गला रहे हो, तो मेल्टिंग पॉइंट भाई ऊपर आता है नॉन मेटल है, यहाँ पास में क्या है? नॉन मेटल है, ये आपके पास में सेमी मेटल है, ये आपके पास में मेटल है, तो स्वाभाविक मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। ये देखो इंक्रीज हुआ 63, 317, 1000, फिर यहां डिक्रीज होने लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का काम है ये, यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। क्या होता है? क्लास 11 का चैप्टर है, बाद में कभी देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, बुक में मिला लेना। इंक्रीज स्वाभाविक है, वो भी इंक्रीज होगा। बॉइल करेंगे भाई, पहले इतने बड़े साइज को बोल किया, फिर इतने बड़े साइज को बोल किया, इंक्रीज। याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, याद रख लेना, आईएमपी है। फिर डेंसिटी की यदि हम बात करें तो स्वाभाविक डेंसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो डेंसिटी यहां से यहां तक इंक्रीज। क्लियर है? बात समझ आ रही? अब ये आया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होता है इसको आने वाले लेक्चर में बताएंगे आपको, आज नहीं बता रहे कि बता दें आपको, बता ही देते हैं, है ना। देखो जरा कितना समय लगेगा बताने में, थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीज तो बता ही दिया। चलो भाई ये कंप्लीट हुई टेबल आपकी, टेबल में बहुत समय लग गया आपका, वो सब कुछ ही रखो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो। अब बात करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चला गया, पेज निकाल लेना आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब भी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जब हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो होता है आपस में NH2NP126, पी ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। और हम इसी में स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो वो हमारे पास में P3 और P6 दो पोजीशन होती है, P3 में और P6 दोनों में हमारे पास में स्टेबल होता है। याद रखना, या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों में स्टेबल होता है। हाफ फील्ड में भी स्टेबल होता है और फुल फील्ड में भी स्टेबल होता है। नोडल पॉइंट है ये, नोडल पॉइंट है, हाफ फील्ड में भी स्टेबल होता है और फुल फील्ड में भी स्टेबल होता है।
अब बात करते हैं रेडियस की, एटॉमिक रेडियस। ये कंप्लीट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। जब एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एटॉमिक रेडियस की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर दो प्रकार की यहां पर रेडियस पढ़ेंगे हम। दो प्रकार की यहां रेडियस मिलेगी। पहला कोवेलेंट रेडियस, पहला कोवेलेंट रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस के बाद में दूसरा आएगा हमारे पास में आयोनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस। जब ऊपर से नीचे आते हैं, अभी यहां मैंने टेबल में बताई थी, ऊपर से नीचे आते हैं साई बढ़ता है, साई बढ़ता है तो रेडियस ही तो बढ़ती है, रेडियस ही बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ, चाहे हम बात करें कोवेलेंट, चाहे हम बात करें आयोनिक, दोनों की जो रेडियस होती है अप टू डाउन इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बट यहां पर एक समस्या है। यदि हम बात करें S2 बिस्मिथ, यदि हम आर्सेनिक 2 बिस्मिथ की यदि हम बात करें, तो इसकी उतनी ज्यादा स्पीड में इंक्रीज नहीं होती है। इंक्रीज होती है लेकिन स्मॉल इंक्रीज हो जाती है, स्मॉल इंक्रीज। इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, स्मॉल इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहां एक इफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर अक्रिय युग्म प्रभाव हिंदी में बोला जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। उसके कारण से यहां पर साइज इंक्रीज होता है लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। क्लियर है? क्लियर है? देन इसके बाद में अब हमारे पास में आता है, रफ कर दें इसको, ये याद रख लेना, साइज वाला, साइज कुछ नहीं, ये डिपेंड करता है। ये फिर चला गया, कोई बात नहीं, खाली ही हो गया। अच्छा, ये खाली हो गया, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन 2 फास्फोरस, यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन 2 फास्फोरस, तो इसकी जो रेडियस है ठीक तरीके से इंक्रीज हो जाती है। रेडियस नाइट्रोजन 2 फास्फोरस रेडियस इंक्रीज। नाइट्रोजन से यदि हम फास्फोरस की बात करें तो ये रेडियस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यदि हम आर्सेनिक 2 वो AH2BI की यदि हम बात करें, बिस्मिथ की बात करें, तो ये इंक्रीज तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है। इंक्रीज कोवेलेंट रेडियस तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। रीजन क्या है इनका? रीजन क्या है? रीजन ये है इसमें कि यहां पर कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। दूसरे में क्या था हमारे पास में, यहां पर डी ऑर्बिटल तो होता है लेकिन खाली होता है। नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, मैंने बताया था। फास्फोरस में आपके पास में डी होता है लेकिन ये खाली होता है, वेकेंट होता है, डी 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम यहां से यहां तक आते हैं, यहां पर हमारे पास में डी की एंट्री हो जाती है, कहीं कहीं तो एफ की एंट्री भी हो जाती है। तीसरे में है तो डी, फोर्थ में है तो एफ की एंट्री भी हो जाती है। और ये कंप्लीट डी फिल होने के कारण ये जो इफेक्ट है ना वो दिखने लगता है, तो जो रेडियस है वो थोड़ी कम हो जाती है। वहीं से जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, एफ में जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा इनर्ट पेयर लग जाएगा। याद रखना, नोट लगा लो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में और एफ में जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर इफेक्ट लगने लगेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में और एफ में जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा साइज होता है वो छोटा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एंट्री करता है साइज छोटा हो जाता है। ये बात लिख लो लिख लो लिख लो, जो हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा साइज छोटा होने लगता है, साइज छोटा होने लगता है। जहां तक इलेक्ट्रॉन डी और एफ में नहीं था साइज बड़ा था, बिग साइज, साइज बड़ा, लेकिन उसके बाद में साइज क्या होता है? उतना ही बड़ा रहता है या थोड़ा छोटा होने लगता है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये लाइट एलिमेंट होते हैं, लाइट ये हेवी एलिमेंट, ये हेवी एलिमेंट होते हैं, ये लाइटर एलिमेंट होते हैं, ये हेवी एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी। क्या बात करते हैं? पेन चेंज कर लेते हैं। यहां से हम बात करते हैं अब वो है आपस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन, मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब वाईफाई है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगती है। जितना ज्यादा मेटालिक उतना ही अच्छे से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी निकलेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज, अप टू डाउन, अप टू डाउन। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या होता है इसका? रीजन होता है कि ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। भाई साइज इतना बड़ा है, वो साइज इतना बड़ा है, साइज छोटा है अट्रैक्शन ज्यादा, साइज बड़ा है अट्रैक्शन कम। इसके ऊपर और भी डिटेल में कभी बात करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास में ये यहां पर आया। देन यदि हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, यदि हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ग्रुप नंबर हम यदि 14 की बात करें और ग्रुप नंबर यदि हम 15 की बात करें, तो 14 में हम जानते हैं हमारे पास होता है P2 सिस्टम और 15 में होता है हमारे पास P3 सिस्टम। अभी हमने नाइट्रोजन के लिए बनाया, याद करो। तो ये आपका स्टेबल है, ये आपके पास में स्टेबल है। एनर्जी इसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है 14 से। याद कर लेना, नोटेड पॉइंट है, सारे पॉइंट में बताई दे रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी 15 की ज्यादा होती है 14 के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि यहां हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड जो होता है स्टेबल। मैंने अभी बताया था P3 हो या फिर 6 हो, यहां पास स्टेबल होता है। स्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बहुत बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्लियर है? ये हमारे पास हुआ, इसको मिटा दूं, रब कर दूं, सारे पॉइंट है, लिख लेना, कवर कर लेना। ठीक है? अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आखिरी पॉइंट बचा हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर इसके बाद में ये कंप्लीट करेंगे सेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो, एक इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की पावर जो होती है वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की जो पावर, शक्ति, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसे यदि हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पर भी डिपेंड करती है। जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज मतलब ऐसे लिखें एटॉमिक साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा लो, सीधा खेल ही खत्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बड़ा, बिग साइज यदि हमारे पास में है, हमारे पास में छोटा साइज है, तो यहां पर आयोनाइजेशन जो एनर्जी हो जाएगी, सॉरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी इसकी, वो हमारे पास में लेस, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो रहेगी हमारे पास में हाई। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है साइज और अट्रैक्शन। साइज है अट्रैक्शन। बड़ा साइज
अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है मेटल है कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल की जो होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये नोटेड पॉइंट लिख लो। ये सब IIT जी नीट के कॉन्सेप्ट हैं। ये 12th ये 11th का कॉन्सेप्ट है। पता नहीं आपको सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहां एक बात और है कि जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं, जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास में कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि उसमें डी और एफ आ जाते हैं। हेवियर है, हेवी भारी है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतने सारे पॉइंट्स मैंने आज आपको कवर कराए। क्लास 12th है, मैंने इमेज भी यहां पर लगाई थी आपको, जिससे कि आप समझ पाओ। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास में आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं और आपसे कल मिलते हैं नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारे पास 5 रहेगा, यूनिट यही रहेगी। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो एक बार इसको दोबारा देखें कि आपकी 100% आपको माइंड में बैठ जाए। तो मिलते हैं आपसे आने वाले क्लास में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।